हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आज हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट ये पढ़ने वाला है। तो एनवायरनमेंट होता क्या है? तो एनवायरनमेंट इज वॉट एवर यू सी इन सराउंडिंग। तो आप जो आपके आजू बाजू में जो कुछ चीज़ें देखते हो तो उसी को तो एनवायरनमेंट कहा जाता है। जैसे कि स्कूल, बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स, ओपन फील्ड, द रोड, गार्बेज, इवन आपके फ्रेंड्स, ये सभी एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। तो कुछ पार्ट जो है नेचर खुद बनाता है, जैसे कि माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। सो दीज आर द क्रिएशन ऑफ नेचर। वही कुछ जो थिंग्स होते हैं वो लोग बनाते हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज से भी बोल सकते हो, या आप इसे क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भी बोल सकते हो। जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, ये सभी क्या है तो ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएशंस है। Why is our environment changing? asked the Iqbal. तो एनवायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि हमारे नीड्स जो है डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और ये नीड बढ़ने के कारण ही हम एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। और एनवायरमेंट को मॉडिफाई करने के कारण जो है यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है, और जितने भी सराउंडिंग के जो कुछ चीजें हैं वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एनवायरमेंट देखा जाए तो इट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये हमें एयर प्रोवाइड करता है ब्रीदिंग के लिए, ये हमें वाटर प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग के लिए, इवन ये फूड भी प्रोवाइड करता है हमें यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और लैंड की अगर बात करते तो लैंड जिसके ऊपर हम रहते हैं, तो मतलब ये रहने की जगह भी एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए एनवायरमेंट इट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरमेंट? तो जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन ने जो है फैक्ट्रीज बनाए हैं, बहुत सारे मिल्स बनाए हैं, कार के प्रोडक्शन के भी यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। तो ये बनाने के कारण ये इंडस्ट्री में से बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है मटेरियल्स यहाँ पे फेंके जाते हैं। जैसे कि कार अगर आप यूज कर रहे हो तो कार के फ्यूम से एयर जो है पोल्यूट हो जाती है। वाटर जिसमें हम कलेक्ट करते हैं वो यूज करते हैं हम पॉट, तो वो पॉट का यूज होने के बाद हम ऐसे ही एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं। और वो अगर प्लास्टिक का है तो वो डिग्रेड होता ही नहीं है, जिससे कि एनवायरनमेंट जो है डैमेज हो जाता है। इवन वेसल्स भी अगर हम प्लास्टिक के यूज कर रहे हैं तो उसके केस में भी हम क्या कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, इस नेचुरल एनवायरनमेंट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। इवन लैंड की अगर बात करते हो तो हमारे नीड्स इतने बढ़ रहे हैं कि हम फैक्ट्रीज डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, वो बिल्डअप कर रहे हैं। तो फैक्ट्रीज से जो कुछ केमिकल्स है हम पानी में ऐसे ही डाल देते हैं, फैक्ट्री में से कुछ फ्यूम्स भी निकलते हैं, स्मोक्स निकलता है, तो वो एयर में जाके एयर पोल्यूशन करते हैं, और अगर केमिकल वाटर में गए तो वो वाटर पोल्यूशन करता है। एंड दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाइंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हमने एनवायरनमेंट क्या है पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन बुक में एनवायरनमेंट क्या होता है और भी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जैसे कि रहने की जगह, प्लेस, पीपल, यहाँ के लोग, इवन जो चीजें ये यूज करते हैं, और ये हमारे सराउंडिंग में जो नेचर है, इन सभी से क्या बनता है, तो एनवायरनमेंट बनता है। तो एनवायरनमेंट में इसका मतलब क्या है कि लिविंग कंपोनेंट भी आते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी एनवायरनमेंट में आता है। और इसीलिए एनवायरनमेंट को हम बोल सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। और ये एनवायरनमेंट ये वर्ड फ्रेंच से आया है, एनवायरनर, जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड। तो एनवायरनमेंट को अगर क्लासिफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो जो एनवायरनमेंट नेचुरली बना है तो उसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं, और अगर ह्यूमन की एक्टिविटीज से कुछ डेवलप हो रहा है तो उसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट बोलते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट आते हैं, और नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि अबायोटिक कंडीशन जिसे बोलते हैं, और ये दोनों भी यहाँ पे इस प्लानिट अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट इट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। और ह्यूमन एनवायरनमेंट की अगर बात कर रहे हो तो ये हमें ह्यूमन की एक्टिविटीज दिखाता है,
इसके क्रिएशंस दिखाता है, जैसे हमने अभी बोला कि क्रिएशन बाय ह्यूमन बीइंग, जैसे कि कार, फैक्ट्रीज, ये पूरे ह्यूमन के क्रिएशंस थे। और इनके साथ ह्यूमन क्या करते, तो इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो उससे ह्यूमन एनवायरमेंट बनता है। और नेचुरल एनवायरनमेंट हमने बोला कि इसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आते हैं, लेकिन आपको याद ये रखना है कि जब भी ये बायोटिक वर्ड आता है तो बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड है। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे हम बायोटिक कंडीशन बोल सकते हैं या बायोटिक कंपोनेंट बोल सकते हैं। और वही अबायोटिक कंपोनेंट है तो इसका मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। सो वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट या एलिमेंट्स, दैट इज अबायोटिक एनवायरनमेंट। जैसे कि लैंड, ये एग्जांपल यहाँ पे दिया है। और बायोटिक में कुछ आता है एग्जांपल, तो वो आता है प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाट यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? तो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो आता है वो है लैंड, जैसे कि हम इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर, क्योंकि लिथोस्फीयर का मतलब होता है, लिथो का मतलब रॉक, और रॉक डिग्रेड होके वेदरिंग प्रोसेस से सॉइल बनती है, मतलब लैंड डेवलप होती है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में लैंड, उसके बाद वाटर, वाटर मतलब देखा जाए तो हाइड्रोस्फीयर बोल सकते हो आप इसे। उसके बाद एयर से क्या बनता है, तो एटमॉस्फेयर। और प्लांट्स और एनिमल इस प्लानिट अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो उससे बनता है बायोस्फीयर। तो इसका मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिथोस्फीयर। तो मैंने अभी बताया कि लिथो, ये वर्ड कहीं पे भी आएगा तो आपको याद रखना है, ये इंडिकेट करता है रॉक को। तो लिथो का मीनिंग होता है रॉक। So lithosphere, it is a solid crust or the hard top layer of the earth. तो जैसे कि ये, अगर ये आप अर्थ कंसिडर कर रहे हो, तो ये आउटर पोर्शन जो होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये होता है लिथोस्फीयर। इट इज अ सॉलिड क्रस्ट, इट इज अ सॉलिड पार्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। और ये बनता किससे है, तो ये बनता है रॉक और डिफरेंट मिनरल से, क्योंकि रॉक डिग्रेड होके ही तो मिनरल्स रिलीज होता है। ठीक है, तो इसीलिए लिथोस्फीयर, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इट इज कवर्ड बाय अ थीन लेयर ऑफ सॉइल। मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन, आपको पता है आप लैंड के ऊपर रह रहे हो, मतलब लिथोस्फीयर के ऊपर रह रहे हो, और आपको पता है कि लैंड के ऊपर क्या होता है, तो सॉइल। तो बनती कैसी है, तो इट इज बाय वेदरिंग प्रोसेस। तो रॉक जो है वो वेदरिंग प्रोसेस से जो है डिग्रेड होने लगता है, तो थीन लेयर ऑफ सॉइल बनती है, जिससे कि लैंड डेवलप होती है। और लिथोस्फीयर भी अगर देखा जाए तो ये एक इरेगुलर सरफेस है विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये कैसे दिखाई दे रहा है आपको, रेगुलर दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। उसका मतलब क्या है कि ये इरेगुलर फॉर्म जो है लिथोस्फीयर होता है। और ये लैंड फॉर्म्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो लैंड फॉर्म्स में माउंटेन, डेजर्ट, ये सभी तो लैंड फॉर्म्स है। तो वो कौन से है, वो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। These various landforms include mountains, plateaus, plains and valleys. तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि माउंटेन, डेजर्ट, वोल्केनो, देन वैलीज, प्लेन्स, ये पूरे लैंडफॉर्म्स के पार्ट है। और लैंडफॉर्म्स ये आपको कहाँ पे मिलते हैं, सो दे आर ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो इस जगह पे जो लैंडफॉर्म्स जो है पाए जाते हैं। What does lithosphere provide us? तो लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो लिथोस्फीयर एक एरिया है, डोमेन का मतलब होता है एरिया। सो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर द ग्रेजिंग, लैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो यहाँ पे आप इमेजेस में देख सकते हो, तो ये लिथोस्फीयर हमें ग्रासलैंड प्रोवाइड कर रहा है फार्मिंग के लिए, लैंड प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर फार्मर एग्रीकल्चर ये करते हैं। और वही यहाँ पे ये लोगों के घर जो दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो सेटल हो रहा है, तो दैट इज अ ह्यूमन सेटलमेंट। और लिथोस्फीयर इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, क्योंकि सॉइल में मिनरल कंटेंट होते हैं तो ही तो क्रॉप ग्रो हो सकते हैं, मतलब हमारी फूड की रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करता है।
हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, और हाइड्रोस्फीयर मीन्स इट इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। इट इज नथिंग बट हाइड्रोस्फीयर। तो जितना भी वाटर का एरिया होता है, डोमेन मतलब एरिया मैंने अभी बताया, तो डोमेन ऑफ वाटर इट इज रेफर टू एज अ हाइड्रोस्फीयर, and it consists of various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean. ये सभी क्या है, तो different types of water bodies है दोनों। And water it is essential for all living organism, because what without water life it is impossible. What is atmosphere? The atmosphere is a thin layer of air that surrounds the earth. तो ये जो आपको ये जो थीन लेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसी को तो एटमॉस्फेयर बोला जाता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। व्हाट होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो है एटमॉस्फेयर को होल्ड करने का काम करता है। एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो ये जो है एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज, जैसे कि यूवी रेज जो कि काफी हार्मफुल होता है, तो इनसे जो है हमें प्रोटेक्शन देता है। इवन सन से जो हीट आती है सोलर रेडिएशन के फॉर्म में, एक्सट्रीम हीट होती है वो, तो उससे भी प्रोटेक्शन देने का काम ये एटमॉस्फेयर करता है। और एटमॉस्फेयर में थोड़े भी चेंजेस आ गए तो उस केस में there is a changes in the weather and climate. What is biosphere? Plants and animal kingdom together make a biosphere or the living world. तो प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितने भी डिफरेंट प्लांट्स है, डिफरेंट एनिमल्स है, तो टुगेदरली इनसे बनता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर ये एक नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर जो है इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इसी के वजह से लाइफ यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स इस बायोस्फीयर में रहते हैं, और ये हमेशा जो है वाटर के साथ, एयर के साथ, लैंड के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते रहते हैं, तो इसी तो बायोस्फीयर बनती है। देन व्हाट इज इकोसिस्टम? तो इको का मतलब होता है एनवायरमेंट, और सिस्टम का मतलब होता है इंटरैक्टिंग ग्रुप। तो कोई भी इकोसिस्टम बनने के लिए दो कंपोनेंट काफी जरूरी होता है। एक होता है लिविंग कंपोनेंट, जिसे हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम इकोसिस्टम में एक एग्जांपल देखते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो आप सभी को पता है कि फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स रहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने जो है लिविंग कंपोनेंट के ले लिए, और इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर सरवाइव करना है तो इनके सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि वाटर है, एयर है, सनलाइट है, सॉइल है। तो इन्हीं को हम फिजिकल फैक्टर बोलते हैं। और एट द सेम टाइम केमिकल फैक्टर्स जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स ये सॉइल से मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फिजिकल और केमिकल फैक्टर ये दोनों भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं, और एट द सेम टाइम ये एनिमल और प्लांट एक दूसरे के साथ या तो डायरेक्ट इंटरेक्शन दिखाते हैं या तो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन दिखाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इकोसिस्टम इट इज नथिंग बट द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन सभी में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है। जैसे कि डियर ये सर्वाइव कर रहा है ग्रास के ऊपर, और टाइगर ये सर्वाइव कर रहा है डियर के ऊपर, ये डायरेक्ट इंटरेक्शन है। वही ये टाइगर अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली इस ग्रास के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ग्रास नहीं है वो खत्म हो जाए, तब उस केस में डियर का पॉपुलेशन जो है रहेगा क्या, क्योंकि खाने के लिए नहीं है, तो उस केस में डियर जो है नहीं रहेंगे, और जब डियर नहीं रहेगा तो टाइगर भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये टाइगर इनडायरेक्टली इस ग्रास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये इंटरैक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलता रहता है। और एट द सेम टाइम मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइव करना है
तो इनको ये फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर भी चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि दे also interact with physical and chemical factors of the environment in which they live. So all they link by transfer of energy and material, क्योंकि यहाँ से इस ग्रास से इस डियर को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और डियर से एनर्जी ट्रांसफर किसको हो रही है, तो टाइगर को हो रही है। तो इसका मतलब ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और इन सभी की डेथ हो जाए तो ये सॉइल में चले जाते हैं, मतलब इनका डिकम्पोजिशन होता है, मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अगेन जो है पास हो रहे हैं, मतलब मटेरियल पास हो रहा है। तो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स दे डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे कि ह्यूमंस भी जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है, या फिर ये एनिमल भी खा सकता है, जिसे हम ह्यूमंस को ओमनियोस बोलते हैं। तो ये रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द देयर सराउंडिंग, इट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम, क्योंकि ये पूरे इनके सराउंडिंग में जो है क्या, एयर, जैसे कि अभी प्लांट को अगर चाहिए तो सनलाइट, क्योंकि तभी तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो सराउंडिंग में ये हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहता है, तो इसका मतलब इकोसिस्टम ये बनती है। तो इन इकोसिस्टम की डेफिनेशन अच्छी तरह से आपको याद रखनी है कि इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग देमसेल्फ। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये अपने फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या बन रही है, तो इकोसिस्टम बन रही है। और ऐसे बहुत ज्यादा इकोसिस्टम हमारे इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो है एग्जिस्ट करता है। तो कुछ एग्जाम्पल हम इकोसिस्टम के देख लेते हैं। तो जैसे कि लार्ज इकोसिस्टम के एग्जाम्पल तो वो आते हैं रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट और माउंटेन। ये पूरे लैंड इकोसिस्टम है, क्योंकि ये डेवलप होता है। तो ग्रास लैंड, माउंटेन और डेजर्ट ये लैंड के ऊपर डेवलप होता है, तो इसीलिए इनको लैंड इकोसिस्टम या टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम कहा जाता है। वही पानी में जो इकोसिस्टम डेवलप होती है उसे एक्वेटिक इकोसिस्टम बोला जाता है। उसमें एग्जाम्पल लेक है, रिवर है, ओशन है। और ओशन में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है ज्यादा होता है, तो वो मराइन इकोसिस्टम होती है। वही जिसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होता है उसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बोला जाता है। जिसे लेक और रिवर ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, क्योंकि इसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होता है। उसके बाद स्मॉल इकोसिस्टम का एग्जांपल जो होता है वो पॉन्ड आपको याद रखना है। नेचुरल एनवायरनमेंट की बात हम बात करते हैं अभी ह्यूमन एनवायरनमेंट की। तो ह्यूमन बीइंग्स हमने अभी देखा कि वो एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्ट करते ही है, बट एट द सेम टाइम ये अपने सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। इसका मतलब दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, और ये अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मतलब जैसे ही उनकी नीड होती है उस तरह से वो एनवायरनमेंट को जो है मॉडिफाई करते रहते हैं। और आजकल की कंडीशन अगर देखा जाए तो ह्यूमन की नीड जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और ये एनवायरनमेंट को कुछ ज्यादा ही अमाउंट में मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे कि पहले जो ह्यूमंस थे वो इस नेचुरल सराउंडिंग में काफी अच्छी तरह से खुद को अडॉप्ट करके चेंजेस इतने नहीं लाते थे, वो काफी सिंपल लाइफ जो है सर्वाइव करते थे, और उनके रिक्वायरमेंट नीड्स ये भी काफी कम थे अर्ली ह्यूमंस के। और ये जो रिक्वायरमेंट्स इनके थे वो नेचर पूरी तरह से पूरी करता था। लेकिन जैसे ही ह्यूमन ने एडवांसमेंट की, वो दिन ब दिन जैसे ग्रो होने लगा, डेवलप होने लगा, सिटी बनाने लगा, तो वैसे ही उसके नीड जो है वो बढ़ते गए। तो एज नीड्स ग्रू एंड दे बिकम मोर वेरिड, मॉडर्न ह्यूमंस लर्न न्यू वे टू यूज एंड चेंज द एनवायरनमेंट। तो नीड जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे एनवायरनमेंट जो है नई चीजें सीखते गया, एनवायरनमेंट को चेंज करते गया। जैसे कि अगर उसको खाना नहीं ढूंढना है, हंटिंग नहीं करना है, तो ह्यूमन ने क्या किया, खुद को सेटल कैसे किया, तो ये एग्रीकल्चर कर रहा था, तो ह्यूमन ने जो है क्रॉप्स को ग्रो करना वो भी सीख लिया। अभी एनिमल से जैसे कि उसको पता चला कि कैटल जो है जैसे कि काऊ, बफेलो ये मिल्क प्रोवाइड करता है, तो उस केस में उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट किया इन एनिमल का।
और इस तरह से ह्यूमन जो है खुद को सेटल करते गए। तो जैसे ही ह्यूमन ग्रो कर रहा था, उसने बाद में व्हील को इन्वेंट किया। उसके बाद उसने कुछ फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी क्योंकि उनका पॉपुलेशन भी कुछ ज़्यादा बढ़ रहा था। तब उस केस में उन्होंने फूड का प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। और तब जो है उन्होंने बार्टर सिस्टम ये भी एमएच की, मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें अगर उनको चाहिए तो ये फूड देके, मतलब ग्रेन्स देके जो चीज़ें खरीदते थे और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे। तो ट्रेड उसकी वजह से स्टार्ट हुआ और इसी को हम बोल सकते हैं कि कॉमर्स जो है अच्छी तरह से डेवलप होने लगा। उसके बाद इंडस्ट्री ये आने लगी, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया और तब जो है ह्यूमन ने लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही इंडस्ट्री से ये प्रोडक्ट बनते गए, लोगों की डिमांड बढ़ती गई और ये डिमांड फुलफिल करने के लिए लोगों को ये प्रोडक्ट्स जो है अच्छी तरह से अवेलेबल करवाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ये भी आगे आया और ये जो है दिन ब दिन बढ़ते गया। दैट इज वाई ट्रांसपोर्टेशन इट बिकम फास्टर। और जब ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन करने लगा, इंडस्ट्री डेवलप करने लगा, अभी इनको जो है इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी थी। तो ये इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन उसके बाद में चला आया क्योंकि डिमांड्स फुलफिल करना है तो कम्युनिकेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन में उन्होंने कम्युनिकेशन ईजियर जो है बनाते गए और उसको जो है स्पीडी भी बना दिया। इसका मतलब इंटरनेट ये बेस्ट एग्जांपल है जिससे कि पूरे वर्ल्ड को हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन जो है काफी जो है इजी करता है। और इसके आगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो ये परफेक्ट बैलेंस होना। भले ही ह्यूमन अपनी नीड्स बढ़ा रहा है, एनवायरमेंट को चेंज कर रहा है, लेकिन ये चेंज इतना भी नहीं होना चाहिए कि एनवायरमेंट इम्बैलेंस हो जाए। तो इसीलिए परफेक्ट बैलेंस ये काफी जरूरी होता है बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट। ह्यूमन दे शुड लर्न टू लिव एज वेल एज यूज देयर एनवायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे। मतलब ये प्रॉपर जो बैलेंस है ह्यूमन ने नेचुरल एनवायरमेंट के साथ अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा, तभी जाके ह्यूमन यहाँ पे अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी वो ला सकता है। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? तो बार्टर सिस्टम ये एक ट्रेड होता है जिसमें जो है थिंग्स या गुड्स को, चीजों को एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो इसी को तो बार्टर सिस्टम बोलते हैं और ये पहले लोग जो है काफी ज्यादा यूज करते थे।